नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। करीब एक हफ्ते के अंतराल के बाद ये वीडियो जारी किया जा रहा है और इसकी सूचना पहले भी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को दी गई थी और इस बीच में अब इन समाचारों का विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कि वीडियो बंद हो गया या खुशी मनाना या इत्यादि जो भी बात है इसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय अवाम ताकत दल ने भारतीय एकता के लिए, भारतीय भाईचारा और सद्भावना इत्यादि को स्थापित करने के लिए 940 से ऊपर वीडियो जारी कर दिए हैं और यही 940 में काफ़ी सामग्री है अपने देशवासियों, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के आधार पर एक करने की काफ़ी सामग्री है। अब इसके बाद तो जैसे जैसे ये घटनाएं होंगी और उनको भारतीयता के परिप्रेक्ष्य से भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में उसको उसी नज़रिए और दृष्टिकोण से देख करके उसका विश्लेषण वैसे जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन उतनी सामग्री काफ़ी है यदि हमारे भारतीय भाई बहन उन 9 से 40 वीडियोज़ को यदि जन जन तक पहुंचा दें और सभी लोग इसको देखने लगें तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड स्वेल जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है भारतीय एकता के पक्ष में। अभी जिस तरह के समाचार मिले हैं कि कुछ लोग इसको डाउनलोड कर देते हैं और अपने ग्रुप में भेज देते हैं, वहीं से हमारे कुछ भारतीय भाई बहन देख लेते हैं, कुछ प्रेरित होते हैं, वो तो एक तरीका है। लेकिन YouTube पर जहाँ पर अब कहना नहीं चाहिए कि किस तरह के विचार, किस तरह की बातें उसके देखने वालों की संख्या या उसकी व्यूअरशिप जो है वो हजारों में, लाखों में दिखती है, जिनकी की जो कि भारतीय एकता का जो विचार है उसके आगे ऐसी बातों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन उसके देखने वालों की संख्या आपको दिखेगी हजारों, लाखों में और इसको देखने वालों की संख्या आप YouTube पर आप देखेंगे 2 या 3 या 4। मैं नहीं कहता कि ये इसको न देखना एक
राष्ट्रीय सर्वसार वाली बात है, लेकिन ये बात याद दिलाता है कि देश के प्रति, विचारों के प्रति इतनी उदासीनता क्यों। ये तो उसी को याद दिलाता है, उस युग का, उस समय का, कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आह्वान किया था अंग्रेजों वाली गुलामी के वक्त कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो उसका कितना असर हुआ। और ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि बौद्धिक वर्ग पर कितना असर हुआ। वो समस्या आज भी है, वो मानसिकता आज भी है। वो मानसिकता जो है ऐसे विचारों के प्रति इतनी उदासीनता दिखाती है कि इस तरह की जो बीमारी है, इस तरह का जो समस्या है, वो बहुत गहन है, बहुत इंटेंसिव है, बहुत जड़ पकड़ी हुई है। काफी लोग कहते हैं कि जो बौद्धिक वर्ग कहा जाने वाला है, इन देश के प्रति, विचारों के प्रति जो है, लोग कहते हैं, और हमारे स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत बेबाकी से कहा था। स्वामी विवेकानंद का जो 1890 के दशक में व्यक्त किया हुआ विचार जो है, बहुत बेबाकी से इस संभ्रांत वर्ग, इस बौद्धिक वर्ग पर, जो भारत के, उनकी तस्वीर को खींचा है उसने, उनका वक्तव्य जो है। और भारतीय जनता दल इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी उस प्रयास में लगा हुआ है कि कभी तो सद्बुद्धि आएगी, कभी तो ये विवेक जन्मेगा कि भाई देश के प्रति, विचारों के प्रति संवेदनशील होइए और ऐसे विचारों को महत्व दीजिए। तो खैर, हमारे भारतीय भाई बहनों से ये गुजारिश है, ये नम्र निवेदन है कि YouTube पर जो जितने भी 940 हैं, उनको देखने वालों की संख्या कम से कम हजारों लाखों में बढ़ाएं, और कम से कम इस अवसाद से, इस कलंक से बाहर करें कि ऐसे विचारों को देखने वालों की संख्या भारत में सिर्फ 2 या 3 है। यह भी अपने आप में बहुत एक बड़ा अवसाद है, बहुत बड़ा एक अभिशाप है कि भारतीय एकता के संबंध में दिए गए विचारों को देखने वालों की संख्या YouTube पर, वैसे तो डाउनलोड करके मतलब लोग भेज रहे हैं, लेकिन YouTube पर भी देखने वालों की संख्या जो है अपेक्षित होनी चाहिए। तभी तो वो रिफ्लेक्शन होगा, वरना भारतीय एकता के विरोधियों के हाथ में एक हथियार मिलेगा कि ऐसे विचारों को वो तरजीह कहाँ, महत्व कहाँ। तो इसी संबंध में भारतीय जनता दल का अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से गुजारिश है कि YouTube पर उसकी व्यूअरशिप या देखने वालों की संख्या हजारों लाखों तक बढ़ाइए, ताकि ऐसे विचारों का महत्व बढ़े, उसका सम्मान बढ़े और लोगों का आकर्षण बढ़े। वरना भारतीय एकता के विरोधियों को एक अनावश्यक वो हथियार ये मिलता रहेगा। इसलिए भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये गुजारिश करता है कि इसको देखिए, इसको लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए, और क्या कहते हैं, बेल आइकन की घंटी भी बजाइए। जो भी इसकी वो टेक्नोलॉजीज़ हैं, हालांकि
काफ़ी वक्ता तो बार बार ये कहते हैं कि देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, जो भी उसकी तकनीकी उसके आवश्यक कदम हैं जो भी उठाना है। तो सोशल मीडिया में भी इसको पॉपुलराइज करने के जो भी तरीके हैं, उसके लिए भारतीय जनता दल की नम्र या विनम्र गुजारिश और इसके विचारों के उस अवसाद के गड्ढे से बाहर निकालिए। वैसे तो देखने वालों की जो संख्या है और ख़ास करके भारतीय एकता के विरोधियों की, आप सभी को विश्वास करना चाहिए कि भारतीय जनता दल के ये भारतीय एकता के संबंध में जो विचार होते हैं, आप लोग यकीन करिए कि लोग जिसे सर्विलेंस राडार, उनका राडार पर रहता है कि जो ही ये वीडियो वो जारी होते हैं, वो उसको अपने तरीके से हमेशा वो देखते रहते हैं। अब कहना नहीं होगा, कहना वो अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनका तरीका क्या है? उनका तरीका है सत्ता हथियाना। जनता की कोई बात नहीं, हम सत्ता कैसे हथियाएं, सत्ता पर हैं तो सत्ता पर कैसे कायम रहें, और सत्ता पर कायम रह करके इस देश के संसाधनों का दोहन करते रहें, शोषण करते रहें, जनता को भुलाव में रखते रहें। कभी हिंदुत्व है, कभी सनातन है, कभी क्या क्या। हिंदुत्व सनातन से ये देश नहीं चलेगा। देश चलेगा कि किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, किस तरह की नैतिक शिक्षा दी जा रही है, किस तरह के नैतिक शिक्षा के द्वारा हमारे जो देश के भविष्य हैं, बच्चों को तैयार किया जा रहा है। उनको जो मिलने वाली जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इनमें सेवाएं कैसी मिलती हैं। जब इसके पीछे आप पढ़ेंगे तो वो सभी सनातन, सभी इस्लाम, सभी ईसाई जो है वो हवा हो जाएगा, हिरण हो जाएगा। और ये सब जो है मानवीयता आधारित हैं। तो वही मानवीयता आधारित विषयों को जो भारतीय जनता दल कह रहा है कि और फिर जो व्यवस्था हो वो भारत के संविधान के अनुकूल हो। तो ये तो इन सारी बातों का महत्व है। लेकिन जो समाज विरोधी तत्व हैं, इन सारे विषयों से आपका ध्यान भटकाने के लिए कभी हिंदू सनातन, हिंदू सनातन, हिंदू सनातन, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ऐसी बातों से जो दूर रहने की जरूरत है। भारतीय जनता दल बस यही सिखा रहा है कि भाई जो भी आपका पांथिक विश्वास है, हिंदू सनातन है, इस्लाम है, सिख पंथ है, ईसाई पंथ है, इत्यादि जो भी पंथ है, वो आपके व्यक्तिगत आस्था है। और व्यक्तिगत की हद में ही रखी जाने की जरूरत है। सार्वजनिक जीवन में, सामूहिक जीवन में उनका कोई स्थान नहीं है। सार्वजनिक जीवन में, सामूहिक जीवन में, राष्ट्रीय और भारतीय जीवन में हिंदू सनातन का कोई स्थान नहीं है, इस्लाम का कोई स्थान नहीं है, सिख और ईसाई पंथ का कोई स्थान नहीं है। ये सिर्फ जो है जो भारतीय परिवेश है और जो कि हमारे देश के संविधान के आधार पर वो आधारित है, उस परिवेश की आवश्यकता है। तो ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है, जो कि सार्वजनिक जीवन में भी हिंदुत्व, सनातन, इस्लाम, कुरान,
और ईसाई बाइबिल, सिख पंथ, गुरु ग्रंथ साहिब से आपके दिमाग को हमेशा वो जकड़े रहते हैं, जकड़ने की कोशिश करते हैं। इन सबसे दूर हमारे जितने भी यानी महान जो हस्तियां हुई हैं, शख्सियत हुई है, और अमर शहीद और महान राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी, और जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमा है, उन्होंने इसी वातावरण की वकालत की है। तो देखिए ना, जब उन्होंने अपने प्राण दे करके सफेद अंग्रेजों को भगा करके हमारे आपके लिए आज़ादी ला दिया, तो फिर यह समाज विरोधी तत्व जो है फिर हिंदू सनातन इस्लाम वाले चले हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। यदि भारत देश को बचाना है तो राष्ट्र की बातों के प्रति जो है वो संवेदनशील होइए, देश की बातों के प्रति संवेदनशील होइए, राष्ट्र को सर्वोच्च मानिए, अपनी आवाम को सर्वोच्च मानिए, और जो व्यवस्था है जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार है उसमें यकीन करिए, और उसके आधार पर जो संस्थाएं बनी उसमें यकीन करिए। लेकिन दुखड़ा कुछ और भी है, इन संस्थाओं में जो बैठे जो घुसे हुए लोग हैं वह भी इसी तरह की जो बुराइयां हैं उनसे ग्रसित हैं। न्यायपालिका ले लीजिए, न्यायपालिका पर अभी जो तमाम भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन जी, हालांकि कोई उनको रमन्ना कहता है, रमन्ना नहीं बल्कि रमन है वो, उन्होंने भाषण दिया, और प्रधानमंत्री महोदय ने भी भाषण दिया, लेकिन वो इस बुराई पर बोलने को तैयार नहीं है कि न्यायपालिका जिसका काम है कि हमारी आवाम को एक सस्ता और सुगम न्याय देने की जो जिम्मेदारी है न्यायपालिका पर, उसकी वास्तविकता क्या है। लोग तो कहते हैं, लोग की धारणा है कि न्याय बिका हुआ है, न्याय जो है जो इस तरह के तिकड़मबाज हैं, सक्षम लोग हैं, वो न्याय को खरीद लेते हैं, गवाहों को खरीद लेते हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसको भी खरीद लेते हैं, पुलिस को भी वो खरीद लेते हैं, न्याय को भी खरीद लेते हैं। अब ये बुराई है तो क्या ये न्यायपालिका पर जिम्मेदारी नहीं आती है कि इन बुराइयों को दूर करे, और इन बुराइयों के साथ यदि न्यायपालिका अपने को उसने एडजस्ट कर लिया है तो कैसा न्याय और किस तरह की वो जो है न्यायपालिका, एक तो न्याय वाली बात है, और अपराधियों के मंसूबों पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ा। अपराधी बस यही सोचता है कि भाई हमें वो क्षमता होनी चाहिए कि हम न्यायपालिका को मैनेज कर सकें, ये धारणा है। न्यायपालिका में देख लीजिए कि आपका यदि केस लगे साधारण तो सालों साल पुष्ट दर पुष्ट उसका आता पता नहीं, और जो इस तरह से जो प्रभुत्व वाले हैं, जो कि सक्षम हैं, जो कि मैनेज कर सकते हैं, आज लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट डे दूसरे दिन आ जाता है। क्या ये इस तरह की सारी बातों को न्यायपालिका को सोचना नहीं है? और न्यायपालिका में किस तरह के तथ्य भरे हुए हैं, क्या यह सोचने का काम जो है न्यायपालिका का नहीं है? और इन सारी बातों को लेकर के वो कौन सा न्याय दे रही है, दे पा रही है, ये जग जाहिर है। तो क्योंकि भारतीय जनता दल, जैसा कि लोग कहते हैं कि लोग अपने को पॉलिटिकली करेक्ट
यानी बहुत जो है वो चेहरा चमकाने की दौड़ में रहते हैं। भारतीय जनता दल का इसमें जरा भी विश्वास नहीं है। आप भारतीय जनता दल अपने अवाम को यकीन दिलाता है कि उसका विचार सिर्फ जो है अपनी जो देश की जनता है, अपने देश की जो आवाम है, अपने जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, उसी पर केंद्रित होकर के सारे विचार जो है उसको वहीं से निकलते हैं। लेकिन इनके सारे विचार कुछ नहीं, इनके सारे तिकड़म सत्ता से निकलते हैं कि सत्ता कैसे हमको मिले। तो इन दोनों में बहुत वो जमीन आसमान का अंतर है, या डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। यानी दोनों जो है दो ध्रुवों पर बात है कि वो उनकी जो रणनीति है, उनकी जो बातें हैं, उनके जो बातें हैं सत्ता। भारतीय जनता दल का क्या कह रहा है कि भाई जनता से संबंधित, देश से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका विवेचन, उनके एनालिसिस जनता के सामने रखना। सत्ता की जो बात है, तो यदि जनता ये चाहेगी कि जिस तरह के माहौल की उसकी ख्वाहिशें हैं और जिस तरह का समाधान वो चाहती है और जिस तरह के माहौल के प्रति वो संवेदनशील है, तो जो है जो चुनाव का जो माध्यम है, जो ईवीएम मशीन का जो माध्यम है, उसके जरिए जो है भारतीय जनता दल को आशीर्वाद देकर के वो अवसर उसको वो दे सकती है। लेकिन पूर्णतः जो है ये विषय जनता का है। भारतीय जनता दल का विषय क्या है कि हमारी जनता जो है इन कष्टों से, इन दुखों से कैसे उसको निजात मिले, देश हमारा कैसे जो है महफूज हो, ये विषय है भारतीय जनता दल का। लेकिन बाकी पार्टियों का, पार्टी छोड़ दीजिए, पार्टी तो जो है जितने भी ये पत्रकार हैं, खासकर के जीएनपीसी के जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं, देख लीजिए, वो आशुतोष से लेकर के, वो अमरीश कुमार से लेकर के, मुकेश कुमार से लेकर के, अशोक वानखेड़े से लेकर के, श्रवण गर्ग से लेकर के, और जो है वो अभिषेक शर्मा से लेकर के, सिर्फ यही तिकड़म दिन रात बरकर कि कैसे कांग्रेस या जीएनपीसी सत्ता वापस में आए। कभी भी देश की बात नहीं करते हैं, कभी भी आवाम की बात नहीं करते हैं। इसी से समझ जाइए कि वो जीएनपीसी के वो चाटुकार पत्रकार कितने बड़े देश के शत्रु हैं, और जीएनपीसी खुद इस देश की कितनी बड़ी दुश्मन है। इसी से अंदाज कर लीजिए। अब कमोबेश ये बीजेपी का भी यही हाल है। बीजेपी तो गाती फिरती है कि मेरे सामने, हालांकि अभी भारतीय जनता दल का विस्तार नहीं हुआ है, जनता में कहीं जनता में इसका माने चर्चा है। अभी भारतीय जनता दल के विचारों का बड़े पैमाने पर एज ए ग्राउंड स्वेल, तूफान की तरह जो है अभी विचार वो फैलना बाकी है। लेकिन अभी जो विचार जो जनता के बीच में गए हैं, तो बीजेपी के लोगों से ये सुनने को मिलता है कि अब मेरे सामने कोई नहीं बचा है, न तो समाजवादी बचे हैं, न तो कांग्रेस बची है, न तो बहुजन समाज पार्टी बची है। सिर्फ एक है, वो ये भारतीय जनता दल। वो किस लिए? सत्ता हथियाने के लिए, देश के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, सत्ता हथियाने के लिए। तो इनकी असलियत को हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से इनको पहचाने, और इनकी हर गतिविधि को बिल्कुल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए इनको। और ये मुखौटा क्या पहने हैं? राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का। सब झूठा है, धोखा देने वाला है। और
मोदी महोदय हर वक्त झूठ ही बोलते हैं। वो मन की बात वो कह रहे थे कि डिजिटल पेमेंट मोदी ने बताया कि अपने देश में कालाधन समाप्त हो गया। जरा बताएं, है हिम्मत बोलने की? कालाधन है, दूसरे रूपों में है। और यही नहीं, डिजिटल पेमेंट की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए अपने अपने गांव गिराज या कस्बों में ये लेखपालों का जो भ्रष्टाचार है, तहसील में जो भ्रष्टाचार है, जो डीएम ऑफिस में जो भ्रष्टाचार है, जो बिजली दफ्तर में जो भ्रष्टाचार है, थानों में थानों पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके विषय में मोदी जी क्या कहेंगे? क्या डिजिटल पेमेंट ने यानी इनको जो है खत्म कर दिया? जनता अभी भी उसमें पिस रही है। मोदी महोदय, ये देश को धोखा मत दीजिए। एक तो कालाधन बड़ी मात्रा में है, डिजिटल पेमेंट ने उसको काबू में नहीं किया है। अब मोदी महोदय जान लीजिए, इसको काबू में करने के लिए अनुशासन लाना पड़ता है, दुष्टों पर जो है कार्रवाई करनी पड़ती है, या जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं उन पर डंडे चलाने पड़ते हैं जो इस तरह के अपराधी हैं। लेकिन न तो देश के कालाधन पर अब आपकी मोदी महोदय आपकी या बीजेपी वालों का एक शब्द नहीं वो निकलता है। अरे लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई हम नहीं कहते हैं कि सभी, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के केसेस जो है वो पकड़ के हैं 200 करोड़ रुपए, हजार करोड़ रुपए, कुछ डीएम टाइप के। मंत्रियों का तो कुछ कहना ही नहीं है। हालांकि मंत्रियों की संख्या, नेताओं की संख्या तो ज़्यादा होगी, डीएम की संख्या उतनी कम होगी। तो तमाम कालाधन है मोदी महोदय, आप भले उसको ढकिए, तो क्या वो कालाधन उनके पास पड़ा रहा है? अब उससे एक बड़ा सवाल उठता है कि इस एनपीसी ने तो लूट करके कालाधन के रूप में, जो आज की तारीख में भारतीय जनता दल ने बार बार बताया है कि कम से कम 12 से लेकर 13 लाख करोड़ का कालाधन है विदेशों में, जो है इस एनपीसी के समय में लूट करके जमा किए हुए कालाधन। आपने मोदी महोदय, आपने वादा किया था 2014 के संसदीय चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कि आप उस कालाधन को वापस लाएंगे। आपने जो एसआईटी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, गठित किया था, उसको आपने लागू भी किया, तमगा भी लूटा। वो कालाधन का एक पैसा तक आप लाए नहीं, और न उस पर आप बात करने के लिए आप तैयार हैं। न तो बीजेपी भी बात करने के लिए तैयार है, न तो बीजेपी या मोदी महोदय के सिवा सालार भी बात करने के लिए तैयार है कि जो वादा किए थे कि भाई जो लूट करके जमा किया हुआ जो कालाधन है जो है उसका क्या हुआ। उल्टे जिन लोगों ने लूटा है, जिस एनपीसी ने लूटा है, वो उल्टे आप पर आरोप लगा रही है कि कालाधन का क्या हुआ, 15 लाख में मेरे 15 लाख का क्या हुआ। तो ये देश के साथ धोखा नहीं तो और क्या, बताइए। और मोदी महोदय, यदि वो कालाधन आ जाता, मान लीजिए सोनिया और राहुल का ही जो है कहीं जो कालाधन है, जो भी लोग बताते हैं कि करीब 180 से लेकर 200 लाख करोड़ के आसपास है, उसी को यदि आप ला दिए होते तो कम से कम वो पैसा तो आता और इन डकैतों को सजा तो मिलती कि
कि इनका लूटा हुआ काला धन इनके द्वारा लूटा हुआ जो है लूट करके जमा किया हुआ काला धन जो है इनके काम नहीं आया, बल्कि देश के काम आया। और वो कुछ हद तक वो पंग तो होते। और सबसे बड़ा लाभ क्या होता कि डीजल या कच्चे तेलों पर या किसी भी रूप में यानी भारी छूट दे करके, यानी हेवी सब्सिडी दे करके डीजल की कीमतों को जो डीजल इसमें बने कि 95 या 100 के आसपास पहुंच रहा है, या कुछ प्रदेशों में तो 100 के पार वो चला गया है, उस पर माने भारी छूट दे करके उस कीमत को 30-35 के आसपास ला सकते हैं आप। तो जो डीजल इसमें 100 के आसपास बिक रहा है, यदि उसको आप 30-35 पे ला देते तो, और जो महंगाई जो फैली हुई है, जो हमारे आम भारतीय भाई बहनों को, गरीब भारतीय भाई बहनों को पीस रही है, उससे निजात तो मिलती। लेकिन आप ये न करके झूठ मूठ का पाखंडी मन की बात आप करते हैं, और फिर बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास। तो मोदी महोदय, न तो अवाम का आपके पास साथ है, न तो अवाम का विश्वास है। यही तो विश्वासघात है आपका। जिस अवाम ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आज वो महंगाई, मान लीजिए कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, जो भी है, लेकिन जो काला धन ला करके और कम से कम राहुल और सोनिया का ही काला धन ला करके भारी जो छूट डाल करके, हेवी सब्सिडी डाल करके डीजल की कीमतों को 30-35 के आसपास यदि आप ला देते तो सारी जो है कीमतें जो है डाउन हो जाती। लेकिन कीमतों को जो है वो कम करने का आपका कोई माने मंशा नहीं है, आपकी नाटक है आपका। और उस नाटक के कुछ और भी नमूने हैं। क्या नाटक आपका है? भारतीय जनता दल कह रहा है कि जो काला धन है वो इसी देश का पैसा है। डकैतों ने, जेएनपीसी ने डकैती करके, या जेएनपीसी के सिवा सालारों ने डकैती करके आज की तारीख में काला धन जो है 12 से लेकर 13 लाख करोड़ जो है वो जमा है विदेशी बैंकों में। लेकिन पैसा है इसी देश का और पैसा है इसी अवाम का। आप सरकार के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती थी, और आपने वादा भी किया था कि कम से कम ये तो वही आप ला दिए होते, और डीजल पर काफ़ी छूट दे करके डीजल की कीमत जो है जो 100 के आसपास है उसको 30-35 के आसपास ला देते, तो और भी जो कीमतें बढ़ गई हैं सिर्फ डीजल की कीमत बढ़ने से वो महंगाई से निजात मिल जाती। हमारी जो हमारी आवाम जो महंगाई से पिस रहे, जिस आवाम ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, तो यही तो विश्वासघात है आपका इस आवाम के प्रति। और यही चीज हमारी आवाम को समझना है कि ये झूठे किस्म के हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। इनके ऊपर न तो किसी विश्वास का सवाल उठता है, न तो इनके साथ का सवाल। वोट जो पाते हैं तिकड़म से, कुछ तिकड़म इतनी इस देश की शत्रु, इस देश की अभिशाप जेएनपीसी भी जो है वो हासिल करती थी, कुछ उसी से सीख लेकर के वही तिकड़म ये भी करते हैं। तो वोट इनको मिल जाता है। वोट मिलना एक दूसरी तरह की वो मैकेनिक्स काम करती है। इसका मतलब नहीं कि ये जो है इनको सबका साथ है, सबका विश्वास है। तो बात की जा रही थी कि उसमें एक और नाटक, तो जहां एक और भारतीय जनता दल करे भाई वो काला धन लाइए और हेवी सब्सिडीज इसमें डालिए डीजल में, और आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि भारत सरकार ने जो अपना जो एक्साइज ड्यूटी है थोड़ा कम कर दिया। कितना कम करेंगे आप? 2-4 रुपया।
और आपकी जो 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 राज्य सरकारें यूपी वगैरह जो है उसकी कितना कम किया, 2-4 रुपया। और नाटक क्या है आपका कि भाई इनकी यानी केंद्र सरकार ने कम कर दिया और बीजेपी के कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने कुछ कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ राज्य जो कि पिछले नवंबर में या नवंबर में कोई करना चाहिए था, लोगों ने नहीं किया, अब कर दीजिए। और किससे उम्मीद करते हैं मोदी महोदय? ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी इतनी संघीय अनुशासनहीन हो गई है, और संघीय अनुशासनहीन भी है और देश की शत्रु भी है और देश की गद्दार भी है। ये तीनों बातें मैं कर रहा हूं। तो संघीय अनुशासनहीन मतलब कि फेडरल इनडिसिप्लिन, वो न तो केंद्र की सत्ता को मानती है, न तो आपकी सत्ता को मानती है। सीधे जो है आप पर वो आरोप लगाती है और आप उससे बात करते हैं। तो उससे बात करने का मतलब कि आप जो है हमारे जो है पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ धोखा दे रहे हैं। यदि अपने पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति थोड़ी भी वफादारी का, यदि क्या कहते हैं कि वो उसका नमक या उसकी शरीयत अब में है, तो इस अभिशाप ममता बनर्जी को बर्खास्त करिए। इस अभिशाप से हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को शाप मुक्त करिए। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। उसको संघीय अनुशासनहीन होने की जो है पूरी छूट दिए हुए हैं। और सिर्फ वही नहीं, वो एमके स्टालिन तमिलनाडु का और पिनरई विजयन केरल का, और भी हैं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का। और इतनी अराजकता, आपके सवाल इस बात का है कि आप डिलीवर क्या करेंगे जनता के लिए। इतनी अराजकता जो है आपके शासन काल के दौरान है कि ये राज्य सरकारें आपके केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर रही हैं। ये राज्य सरकारें आपके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही हैं। पंजाब पुलिस आकर के दिल्ली क्षेत्र में जिसमें कि आपकी खुद की पुलिस है, आकर के वो गिरफ्तार कर रही है। यदि और यदि यहाँ जो है वो जहांगीरपुरी में आपने वो बुलडोजर आपने चलवाया, तो उसके जवाब में वैसी ही अराजकता वो फैला रहा है, गहलोत वो मंदिर तोड़ रहा है। तो ये सारी अराजकता के जनक आप हैं, कायरता के भी जनक आप हैं। तो जो कायरता का जनक हो और अराजकता का जनक हो, तो वो हमारे देश को और हमारी आवाम को वो क्या दे सकता है? सवाल इस बात का है। तो फिर भी वो नाटक कि हम जो मुख्यमंत्रियों से बात, जो मुख्यमंत्री आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, उल्टा आरोप लगाते हैं। और उसने क्या आरोप वो लगाया कि हमारा खुद जो है मान पश्चिम बंगाल का 97,000 करोड़ जो है वो केंद्र के पास है। इसका एक जवाब जो है आपके किसी भी मंत्री ने नहीं दिया कि कैसा 97,000 करोड़ बकाया। मोदी महोदय, आप यह भी जानिए कि आपका कोई भी मंत्री, कोई भी बीजेपी के नेता ये नहीं कह रहा है कि भाई ये जो 97,000 करोड़ बकाये की बात कर रही है ममता बनर्जी के जो है पश्चिम बंगाल का केंद्र सरकार के ऊपर बकाया, वो निरा झूठा है, सफेद झूठ है, गलत है। कोई भी वो मंत्री नहीं बोल रहा है ना आपका।
यानी उसकी झूठ बात को काट सकें। ये ममता बनर्जी तो खैर इसने बोला ही, इसके पहले केजरीवाल बोल चुका था। किस संबंध में? वो भगवंत मान आया था, पंजाब का मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद ही, इसलिए कि जो चुनाव में वो वादा किया था फ्री बिजली वाला, कह रहा था कि हमने वादा किया हुआ है और हमको जो है 50,000 करोड़ चाहिए पंजाब को अपने वादा को पूरा करने के लिए। तो मोदी जी ने मना कर दिया। जब केजरीवाल से पूछा गया कि भाई वो जो है ये चुनावी वादा, और जो पंजाब पहले से ही कई लाख करोड़ के कर्जे में है, ये पंजाब हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, ये कई लाख के कर्जे में है, जो वो केंद्र का कर्जा है इनके ऊपर, और उल्टे वो बोल रही है ममता बनर्जी। ये तो देखिए, उल्टे आरोप लगाना, उल्टे वो करना, ये तो इन समय की आदत हो गई। और उस आदत को मोदी जी की जो अनुशासनहीनता है, जो उनकी अराजकता है, जो उनकी कायरता है, और जो है वो बढ़ावा दे रही है, उसको प्रोत्साहित करती है। तो केजरीवाल से जब पूछा गया कि भाई वो भगवंत मान आए थे, कुछ सहायता मांग रहे थे मोदी जी से कि जो उन्होंने चुनावी वादा किया था फ्री बिजली और पानी का पंजाब के मतदाताओं को, और उसके आधार पर उनको जो सत्ता मिली थी, तो मोदी जी ने मना कर दिया। केजरीवाल कह रहा है कि हाँ, पंजाब का वो ढेर सारा पैसा जो है वो केंद्र के पास है, उसी को मांगने गए थे। झूठ बोला। लीजिए, केंद्र का काफी कर्ज वो पंजाब सरकार पे है, जो पंजाब सरकार को देना है। कई बार ये बात उठी थी कि हमारा करीब पौने 4 लाख करोड़ के आसपास वो माफ करने के लिए उसी जमाने में जब प्रकाश सिंह बादल थे, उसी जमाने से। इसके बाद ये भी जब आया था अमरिंदर सिंह, ये भी करने लगे। तो इसी प्रकार यदि केंद्र सरकार माफ करती रहे तब तो इसकी अर्थव्यवस्था गई। और इसीलिए ये झूठ बोलती है, इसीलिए ममता बनर्जी झूठ बोलती है कि उल्टे जो है पश्चिम बंगाल का 97,000 करोड़ बकाया है। तो ये सारा सवाल इस बात का है कि इतनी अनुशासनहीनता, इतनी कायरता, इतनी अराजकता के साथ जो आप देश चला रहे हैं, इसकी भारी कीमत जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हो चुका रहे और दे चुका रहा। और इसके बीच में आप कहते हैं कि सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका साथ, ये सब बिल्कुल बकवास है और एक धोखेबाजी है। रामनवमी के बहाने जब ये नवरात्र शुरू हुआ था, रमजान भी साथ में शुरू हुआ, भारतीय जनता दल ने बड़े सौहार्द के साथ अपने देशवासियों को बधाई भी दिया, मुबारकबादी भी दिया कि भाई ये कम से कम ये दोनों अवसर साथ साथ शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये कट्टरवादी तत्वों ने भारतीय जनता दल के उस सौहार्दपूर्ण प्रयास और जो उसने मुबारकबाद दिया था, उसका इंसान कीमा बना दिया। तमाम रामनवमी के जुलूस के अवसर पर कुछ ऐसे जुलूस भी निकाले गए जो कि उन रास्तों से कभी नहीं वो निकाले गए, और तलवार वगैरह पता नहीं क्या क्या। लेकिन भारतीय जनता दल के ठीक है, उन रास्तों से निकाले गए तलवार वगैरह का, लेकिन उसका जवाब जो है पत्थरबाजी नहीं हो सकता है। पत्थरबाजी की घटना सिर्फ एक ही जगह तो हुई नहीं, 8 प्रदेशों में हुई। तो वो जो है सुनियोजित था, प्री प्लान्ड था। और भारतीय जनता दल ये बार बार बता रहा है, अभी भी बता रहा है
कि जब जब कोई अपराध जो है प्री प्लान्ड हो तो सिर्फ अपराधी ही नहीं रहता है, उसके पीछे एक ताकत होती है। और ताकत कौन? ये भारत विरोधी ताकतें, खास करके यही जीएनपीसी के लोग, वामपंथियों के लोग जो है इन जो है पत्थरबाजों या इस जो कि सुनियोजित ढंग से पत्थरबाजी करते हैं, उनके पीछे रहते हैं। और समस्या बस यहीं तक नहीं, मोदी महोदय इन्हीं अभिशाप जीएनपीसी और वामपंथियों को वो पाल रहे हैं। अभिशाप यहाँ पर है और हम आप सिर्फ इनके झूठे वो हिंदुत्व, हालांकि हिंदुत्व झूठा नहीं है, न हिंदुत्व झूठा है, न हिंदू झूठा है, लेकिन इनका जो मुखौटा है वो झूठा है। ये कभी भी रहनुमा न तो ये देश के हो सकते हैं, न तो आवाम के हो सकते हैं, और न तो हिंदू और सनातन के हो सकते हैं। ये मुखौटा ये कुछ भी बन सकते हैं कि ये हिंदू के रक्षक हैं, हिंदुत्व के रक्षक हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रभक्त है, सब झूठा पाखंड। यही चीज हमारे देश के लोग, हमारे अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से इनको समझने की जरूरत है। इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल जो है मैंने काफ़ी अवसरों पर यह बात और ये चेतावनी और ये जागरूकता के बराबर जो है कर रहा है। तो भगवान मान के प्रदेश में, भगवान मान के पंजाब प्रदेश में जो अब तक तो ये रामनवमी को लेकर के हिंदू मुस्लिम का बिखराव, तनाव, यही का तनाव जो है, तनाव का दंश यह देश झेल रहा था। अब पंजाब में अब वो हिंदू बनाम सिख का भी। तो सवाल बात है कि मोदी जी, आप इन देश विरोधी ताकतों को, भले मान लीजिए कि पंजाब के भारतीय भाई बहनों ने गलती की, बहुत बड़ी गलती है, ये बराबर कहा जा रहा है, बराबर भारतीय जनता दल बता रहा है कि ये केजरीवाल भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस गद्दार कन्याकुमार के समर्थन में खड़ा हुआ था। तो ये देश का क्या बहुत खतरनाक गद्दार है। खालिस्तानियों से इसके संबंध के भी समाचार हैं। ये सारी बातों को हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहन जो है दरकिनार कर दिए। इन इतनी गंभीर बातों को कि यह देश का गद्दार है और खतरनाक गद्दार है, हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहनों ने इतनी गंभीर बात को दरकिनार करके 117 में से 92 सीट का प्रचंड बहुमत देकर देश के ऊपर एक कलंक थोप दिया। और उसी कलंक का अवसाद इस रूप में दिख रहा है। तो भारतीय जनता दल का ये कहना है कि भाई मान लीजिए हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहनों से गलती हो गई, मान लीजिए, हालांकि ये गलती बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है, तो फिर उसको दुरुस्त करने के लिए संविधान में व्यवस्थाएं हैं। वो व्यवस्था जो है भारत के संविधान में वो व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार मतलब कि मोदी जी के अधीन है। तो इस जो भगवंत मान हुआ चाहे केजरीवाल जैसे अभिशाप से मुक्ति दिलाने का पूरी व्यवस्था जो है और उसका प्रावधान मोदी महोदय के पास है। लेकिन ये बोलेंगे सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन केजरीवाल जैसे भगवंत मान जैसे देश विरोधी ताकतों से ये मोदी महोदय जो है वो हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहनों को निजात नहीं दिलाएंगे। ये पाखंड है इनका। तो सवाल इस बात का है कि इस देश को, जो हमारा प्यारा मुल्क भारतवर्ष है,
इसको मजबूत करने की जरूरत है। सवाल इस बात का है कि हमारी आवाम जो है, जो ये मैंने समाज विरोधी जो ताकतें हैं या समाज में विखंडन करने वाली जो ताकतें हैं, उनके गिरफ्त में, मानसिक रूप से गिरफ्त में हमारी जो आवाम फंसी हुई है, उससे आवाम को बाहर निकालना है। जिस आवाम को समझना चाहिए कि ये बीजेपी इस देश की शत्रु है। अब देखिए कि जिस देश को जरूरत है भारतीय एकता की, और बहुत सख्त जरूरत है, जो चूंकि देश में जो बिखराव है, जो तनाव है, और कई रूपों में है, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, तमाम तरह के जो इस तरह के ये माने घातक असर कर लीजिए या माध्यम कर लीजिए के द्वारा जो है ये हमारा देश बिखराव को झेल रहा है। भारतीय जनता दल अपनी आवाम को जगा रहा है कि भाई पूरी आवाम जो है इस बिखराव के प्रति चिंतित हो, और कम से कम शुरुआत यहाँ से करे कि अपने को वो भारतीय समझे। भारतीय तो है, लेकिन वो समझती नहीं है, वैसा व्यवहार करती नहीं है, और अपने भारतीय भाई बहनों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करे। देखिए ना कि कोई भी बात होती है, जैसे मान लीजिए कोई अपराध होता है, पत्थरबाजी का देख लीजिए, जो पत्थरबाजी जो करता है वो समझे कि वो अपराधी है। यदि वो अपराधी है तो फिर ये देखना कि वो इस्लाम से है, मुसलमान से है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपराध है। बस अपराधी है वो। और जो लोग उसके शिकार होते हैं और जो उसके विक्टिम हैं, उसको ये देखना कि वो हिंदू है, ये इत्यादि है, वह भी बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध है। तो जो शिकार हुआ है बस ये भाई वो हमारे भारतीय भाई बहन है। लेकिन सवाल इस बात का कि भारतीय जनता दल तो ये इसके लिए चिंतित है, और ये चिंता लोगों को जता रहा है। लेकिन टीवी चैनल वाले किसको बुलाएंगे? शोएब जमई को बुलाएंगे, साजिद रशीदी को बुलाएंगे, अंसार रजा को बुलाएंगे, जो कि सीना तान करके समाज को तोड़ने वाले वक्तव्य हमेशा वो दिया करते हैं। मारपीट पर भी शायद ये शोएब जमई साहब तो बताते हैं कि मारपीट पर भी वो उतारू होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि चारों ओर से ये लोग कहते हैं ना कि हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट, बिल्कुल निस्संदेह। हमारे देश के लोग भी बहुत बड़े खूबसूरत, उनका व्यवहार। लेकिन कुछ देश विरोधी, समाज विरोधी ताकतें जो कि मुट्ठी भर हैं, उनका तांडव जो है पूरी ये जो विशेषता है कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है, हमारा मुल्क बहुत बेहतरीन है, हमारे देश के लोग बहुत बेहतरीन हैं, इस सारी विशेषता को, सारी अच्छाइयों को, सारी क्वालिटीज को ये बर्बाद कर रहे हैं। यदि वो सत्ता से बाहर आएंगे तब भी ऐसा बोल करके, और जो सत्ता हथियाते हैं वो भी भारतीय जनता दल के जितने भी वीडियो जारी होते हैं उसको जो है वो बीजेपी के लोग तो देखते हैं, सिर्फ इस निगाह से देखते हैं। बीजेपी के लोग इस निगाह से नहीं देखते हैं कि भाई ये देश हित में ये बात कही जा रही है, देश की एकता के हित में बात कही जा रही है, यह देश के लिए जरूरी इसकी हित में नहीं है। हमारे सत्ता हथियाने में ये भारतीय जनता का दल एक बाधा बन सकती है, इस रूप में देखते हैं। और अब उसके सिखाए पड़ा, मैं समझता हूँ कि जो सिखाने पढ़ाने वाले कोई बीजेपी के नहीं होंगे शायद,
मेरा क्या अंदाज है, वो यही जो कट्टरवादी किस्म के होते हैं, हिंदू युवा वानी वाले, बजरंग दल वाले, तो वही वो सिक्का पढ़ा करके भेजते हैं, वही सिक्का पढ़ा करके भारतीय जनता के दल के पदाधिकारी के पास भेजते हैं, और वो कभी भी देश की बात नहीं करते हैं, वो हिंदू सनातन की रट वो लगाते हैं। तो जो है मैंने कष्ट जो है चारों ओर से, लेकिन सारा कष्ट इस बात से है कि हमारे भारतीय भाई बहन इस भारत के दुश्मनों को, भारतीय समाज के दुश्मनों को, और भारतीय आवाम के दुश्मनों को दुश्मन पहचानने में अभी भी भूल कर रही है। जागरूकता होनी चाहिए, देश को भी बचाना है, अपने आवाम को भी बचाना है, और आवाम को वो सारी सुविधाएं देनी है जो कि कानूनन और देश के संविधान के अनुसार वो पाने के हकदार हैं। तो संवैधानिक स्थिति तो ये है, कानूनी स्थिति तो ये है, लेकिन ये कट्टरवादी तत्व जो है हमारे भारतीय भाई बहनों के एक तबके को हरिजन वो बोल करके जो है वो अपमानित करेंगे, चमार बोल करके अपमानित करेंगे, हमारे भारतीय समाज के एक तबके को पंजर पुत्र कहेंगे, मियाँ कहेंगे, कटुआ कहेंगे, जिहादी कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, देश का गद्दार भी कहेंगे। ये वाले तो है। जिस अवाम को भारतीय संविधान कहता है कि भाई ये हमारे भारतीय नागरिक हैं, ये हमारे सम्माननीय नहीं भारतीय नागरिक हैं, तो जरूरत इस बात का है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम एक तो प्रथम वो अपने को भारतीय के रूप में व्यवहार करे, बर्ताव करे और आचार व्यवहार को बढ़ाए। इस तरह के विचारों की ये जो है अभिव्यक्ति होता है ना कि भाई किसी भी विधा को सफल होने के लिए इन तीनों माध्यमों को यानी मनसा, वाचा और कर्मणा, मन में भी होने चाहिए कि हम भारतीय हैं, हमारे देश के लोग भी भारतीय हैं, हमारे देश के लोग भी अपने ही भारतीय भाई बहन, ये मन में आपके होना चाहिए। मनसा, वाचा माने वाणी में भी, अब जो आप बोलते हैं उसमें भी होना चाहिए, और कर्मणा माने आपके व्यवहार और बर्ताव में। तो मनसा, वाचा, कर्मणा होगा तभी जाकर के भारतीयता के माहौल को बनाने में गति आएगी। और जब तक ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ लोग जैसे रहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग रहेंगे, शोएब जमील जैसे लोग रहेंगे, साजिद रशीदी जैसे लोग रहेंगे, अंसार रजा जैसे लोग रहेंगे, और जो है वो तौकीर रजा जैसे लोग रहेंगे, और भी है, और जो है ये कौन दीपक त्यागी जो कि चोंगा पान बन गया है, वो बाबा यति नरसिम्हानंद सरस्वती, ऐसे लोग रहेंगे, तब तक भारतीयता आधारित सद्भाव, भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा जो कि इस मुल्क को बहुत जरूरत है, वो आने में बहुत दिक्कतें आएंगी। और इनके हाव भाव तो देखिए भाईजान जो शब्द है, मैंने कई बार बताया भी है और फिर भी मैं बता रहा हूँ, आगे भी मैं बताऊंगा। भाईजान शब्द एक हमारे इसी भारतीय समाज के एक तबके में अमूमन चलता है, और वो दूसरों को भी यानी भाईजान कहते हैं। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी ना, बजरंगी भाईजान। फिल्म बनाने वाले की भावना को देखिए ना, वो ये नहीं देख रहा है कि ये भाईजान जो हम शब्द लगा रहे हैं,
वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से है या अपने खुद इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से। वो हर एक को समझ रहा है कि ये, मैंने उसके कहने का मतलब है कि हर एक को भाईजान ही समझ रहा है। बहुत बढ़िया। यदि हम जो है पूरे देश के लोगों को अपना भारतीय भाईजान समझे, अति उत्तम, सबसे बढ़िया। लेकिन अच्छा, और तो उस फिल्म में उसने जो बजरंगी थे, जो कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के थे, जो कि जैसा कि जो फिल्म में दिखाया गया है, तो बोला बजरंगी भाईजान। भारतीय वामता का दल तो कहता है कि भाई कि प्रत्येक जो हमारे देशवासी हैं उनको हम जो है अपना भारतीय भाईजान वो समझें। भारतीय अपना भारतीय भाईजान समझें, भारतीय बहन जान वो समझें, इसकी आवश्यकता है। लेकिन पुष्पेंद्र कुलशेखर की जैसे मानसिकता के लोग उसी भाईजान को अपमानित करते हैं, उस शब्द को। और पुष्पेंद्र कुलशेखर अकेले नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इस तरह की मानसिकता कहाँ फैली हुई है इससे। लेकिन सबसे बड़ा जो अपराध हो रहा है कि हमारे अवाम से, कि इन देश विरोधी और समाज विरोधी ताकतों को हम वोट दे करके, जिनको की जागरूकता के, यदि हम जागरूक हो जाएं तो ऐसी ताकतों को वोट देना तो दूर की कौड़ी, इनको देश के बाहर हम वो निकालते हैं और आज उनको हम सर पे बिठा रहे हैं, उनको सत्ता सौंप रहे हैं। ये गलती हमसे हो रही है। अब देखिए, जो बताइए, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको दिल्ली के लोग, उसको दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है वो 70 में से 67 सीट 66 सीट देकर बनाते हैं। तो अभिशाप तो यहाँ है ना। भारतीय जनता का दल इस तरह की सारी समस्याओं के प्रति जागरूक है, जागरूक कर भी रहा है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी तो उसको किनारे कर दीजिए। ये देश के लिए खतरनाक है केजरीवाल। भारत तेरे टुकड़े होंगे और सिर्फ केजरीवाल ही अकेले थोड़ी है। अरे भाई, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मोदी महोदय ने इस समस्या को या उस गद्दार कन्याकुमार को किस रूप में देखा? देख लीजिए, राष्ट्रवादी बनते हैं ना। मोदी महोदय बहुत बड़े राष्ट्रवादी अपने को मानते हैं। उनके जितने भी सिपा सालार हैं उनको भी बहुत बड़ा देशभक्त मानते हैं। इसी से परख लीजिए कि जिसने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, राष्ट्रभक्ति का तकाजा है कि जो इतना खतरनाक देश विरोधी नारा लगाता है उसको सेना के हवाले कर दीजिए। वो 1 सेकंड में, 1 मिनट में उसका वारा नारा कर देगी हमारी भारतीय फौज। और यही नहीं, उसके समर्थन में जितने लोग हैं, केजरीवाल, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा, अखिलेश यादव का भी ये पैर छुआ था। और उसी के समर्थन में वो वहाँ से आता, बॉलीवुड से जावेद अख्तर, समान आदमी, सबको सेना के हवाले करना चाहिए। जो भी इस भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसके समर्थन में जो कोई भी है। भारतीय जनता दल तो इस विचार का है कि जिसने टॉक शो चलवाया किशोर अडवाणी को, उसको भी सेना के हवाले करने की जरूरत है मोदी जी। तब जाकर के देश विरोधी ताकत जो है वो हतोत्साहित होंगी, डिस्करेज्ड होंगी, पस्त होंगी।
आपने उसको अदालती प्रक्रिया में वो उसको उलझा दिया और दिल्ली हाई कोर्ट का जज उसको जमानत दे रहा है फिल्मी गाना लिख करके। फिर तो यानी देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों का रेला लग गया। कम्युनिस्ट पार्टी उसको टिकट दे रही है संसदीय चुनाव लड़ने के लिए। ये टीवी चैनल वाले उसे जो है वो टॉक शो चलवा रहे हैं। वो किशोर आजवानी कह रहा है कि ये देखिए उसका कहना जरा देखिए, ये जो उसने कह दिया कि भारत के टुकड़े होंगे, इसमें गलत क्या है? इसमें नाराज होने वाली बात क्या है? ऐसे तो जो है वो एंकर बने हुए हैं। भारतीय जनता दल ने उन्हें कितनी बार कहा कि अरे भाई मुकेश अंबानी, इस गद्दार किशोर आजवानी को बाहर तो निकाल। और मुकेश अंबानी महोदय हर दिन एक साल नहीं, आज भारतीय जनता दल के पास वो ताकत नहीं मानता हूं, लेकिन जिसमें जनता वो ताकत थमा देगी तो पहला सवाल हो गया इस मुकेश अंबानी से कि अब तक तुमने किशोर आजवानी जैसे गद्दार एंकर को निकाला क्यों नहीं? तो भारतीय जनता दल को तो यानी इतनी चिंता है। और बराबर जो है देश में वो सारे कारक जो कि हमारे देश में भारतीयता आधारित समरसता लाने के लिए, भारतीयता आधारित सद्भाव लाने के लिए और भारतीयता आधारित एकलाख मोहब्बत लाने के लिए जो बाधक बनी हुई हैं, वो हर एक ओर जो है वो इशारा कर रहा है। तो भारतीय जनता दल ने कम से कम आवाम से ये कह रहा है कि इन देश विरोधी ताकतों को पहचानिए, भारतीय समाज विरोधी ताकतों को पहचानिए, तभी आप लोग जो है और जातिवाद के चक्कर में, संप्रदायवाद के चक्कर में, अपने पंथ के चक्कर में, भाषावाद के चक्कर में, प्रांतवाद के चक्कर में, जब तक इन देश के दुश्मनों को आप नहीं पहचानेंगे, आपका कष्ट दूर होने वाला नहीं है। हालांकि अखिलेश हुए, मायावती हुए, इस समाज विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी भी हैं और सत्ता कैसे हथियाई जाए दिन रात इसी का अतिक्रमण करते रहते हैं। सुनने में आया कि ये अखिलेश कह रहा था कि यानी इनको भला रहा था, फुसला रहा था मायावती को कि बहन जी या बुआ जी, पता नहीं बुआ जी शायद बोलता है, हाँ बुआ जी, आपको यदि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है तो हम करवा देते, आप मेरे साथ आइए। किस लिए आइए? सत्ता हथियाने के लिए आवाम जो है। और जो है कौन, एक और मायावती जो कि कहती है कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो वो जूते चाहे। बाबा साहब के हर वसूल को, हर सिद्धांत को, हर आदर्श की हत्या करने वाली उसको बुला रहे हैं अखिलेश महोदय, सिर्फ सत्ता के लिए। और खुद का यानी इनका क्या वो चरित्र है, ये भी देश देखता होगा। गुंडा राज का पर्याय, माफिया राज का पर्याय, दादा राज का पर्याय, किसी भी संपत्ति हो, प्लाट हो, पेट्रोल पंप हो, उसको जो है हथियार लेना, नकल 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 और फर्जी किस्म के तमाम शिक्षण संस्थाएं, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, फर्जी किस्म के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, फर्जी डिग्री, ये सभी जो है हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, और जो शिक्षा जो है किसी भी समाज की बुनियाद होती है, उस बुनियाद की जड़ खोदने वाले ये अखिलेश और मुलायम जैसे लोग हैं। और अपराधियों को बढ़ावा देना, और ऐसे लोग जो है और
हमारे प्रदेश की जनता जो 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 अभी भी उसको 125 सीट मिली है ना, 125 शायद 125 मिली थी, उसमें से 112 सीट इसको मिली है। वो तो कहता कि मेरी सीट जो है वो जो 44 से बढ़ करके 112 हो गई। तो वो अखिलेश महोदय कहते हैं कि मेरी संख्या जो है वो 44 से बढ़ करके 112 हो गई। तो ये कलंक है ना, जहाँ ये योगी महोदय भी कलंक है इस प्रदेश के लिए। भारतीय जनता दल स्पष्ट कहता है कि जो 80-20 बोल करके और समाज में विघटन पैदा करके ध्रुवीकरण करके हिंदू एकता के नाम पर जो ये बने हैं योगी महोदय, वो भी अभिशाप है। और उससे बड़ा अभिशाप ये अखिलेश हर तरह से, तब भी उस सिपा सालार हैं। वो चुनाव के वक्त तो आपने देखा होगा ना कि ये समाजवादी पार्टी के जितने भी सिपा सालार कर रहे थे कि बीजेपी जा रही है सपा आ रही है, बीजेपी जा रही सपा आ रही है। अरे भाई क्यों आ रही है, क्यों आना चाहिए, ये सारे सवालात हैं। तो समाजवादी पार्टी का 125 सीट मिलना भी इस प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए कलंक है। और 80-20 करने वाले, ध्रुवीकरण करने वाले, समाज को बांट करके जो सत्ता हथियाने वाले और जातिवाद का जो घिनौना रूप है, निषाद सम्मेलन, गुर्जर सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन करने वाले यदि सत्ता हथियाते हैं तो वो भी इस समाज और इस प्रदेश और इस देश के लिए कलंक है और अभिशाप है। इन सारे अभिशापों को दूर करने की जिम्मेदारी अब सिर्फ अपनी भारतीय आवाम के कंधों पर आ गई है, और वो भी सिर्फ भारतीयता के दृष्टिकोण से ही संभव है। और इस भारतीयता के दृष्टिकोण, व्यवहार और आचरण को आगे बढ़ाइए। और YouTube पर देखने वालों की संख्या, जो देखने वालों की संख्या और उसकी जो यानी व्यूअरशिप है, उसको आगे बढ़ाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।